जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंजस साइंस क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का भौतिकी। क्लास 10th का भौतिकी है, उसका पहला चैप्टर है, इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। यदि आप सभी लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो देखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा और वहीं से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, दर्पण क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? दर्पण क्या है? दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। इसका परिभाषा होगा, वह वस्तु जो आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को नियमित रूप से परावर्तित करती है उसे दर्पण कहते हैं। यानी वह वस्तु जिस पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है उसका क्या होता है? नियमित रूप से परावर्तित होता है, नियमित रूप से उसको परावर्तित कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। इसका एक और परिभाषा है, वे चिकनी सतह वाले वस्तु जिनसे प्रकाश का परावर्तन होता है। वह चिकनी सतह वाले वस्तु जिनसे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन? एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, इसको इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। और दूसरा है गोलीय दर्पण, इसको इंग्लिश में हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों दर्पण के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर में है समतल दर्पण किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल रहता है। जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह का मतलब क्या होता है? जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है यानी आपतित होती है उसी सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये समतल दर्पण है, ये क्या है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण में एक भाग जो है, एक सतह नीचे से क्या है? रजतित किया हुआ है। रजतित का मतलब होता है रंग देना, पेंट कर देना। तो समतल दर्पण में एक भाग क्या है? रंगा हुआ है, और एक भाग वैसा ही है, प्लेन है। तो इसी पर क्या होता है? प्रकाश की किरण पड़ता है और वो परावर्तित हो जाता है। समझ में आया? हाँ। इसके बाद समतल दर्पण में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणों का परावर्तन कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। समझ में आया? हाँ। अब ये लंबवत का मतलब क्या होता है? ये क्या दर्पण है? ये क्या है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर क्या होता है? ये लंबवत। लंबवत का मतलब होता है सीधा। 90 डिग्री कोण के साथ। कितना डिग्री? 90 डिग्री कोण के साथ जब प्रकाश की किरण ऐसे पड़ती है तो जिस रास्ता से आती है, जिस पथ से आती है उसी पथ से क्या होता है? फिर वापस चली जाती है। ऐसे प्रकाश की किरण आई और ऐसे फिर इसी रास्ता से वापस लौट गई। तो देखो, आने वाली किरण और जाने वाली किरण दोनों के बीच कुछ गैप बन रहा है, कुछ कोण बन रहा है, नहीं ना? जिस रास्ता से आया उसी रास्ता से क्या हुआ? चला गया। अगर इसी में कहते प्रकाश की किरण इधर से आया और यहाँ से चला गया तो ये दोनों किरण के बीच में गैप बना कि नहीं बना? कौन बना? लेकिन क्या इसमें कौन बन रहा है दोनों के बीच? नहीं। तो जिस रास्ता से आया उसी रास्ता से क्या हुआ? चला गया। इसीलिए 0 डिग्री कौन बनता है? कितना डिग्री? याद हुआ? समझ में आया? अगला पूछता है, दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो अनंत। कितना बनता है? अनंत। इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि ये दो समतल दर्पण है। कौन दर्पण है? समतल दर्पण है। इसके बीच में कोई वस्तु रखा हुआ है, तो ये वाला जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब इस आईना पे बनेगा, इसी वस्तु का प्रतिबिंब इस पर भी तो बनेगा। अब आईना से आईना यानी दर्पण से दर्पण, ये दर्पण में जो वस्तु दिखाई देगा वही वस्तु इस दर्पण में चला जाएगा। दर्पण से दर्पण में बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर इस दर्पण वाला जो वस्तु है इसमें भी बनने लगेगा। फिर ये वाला ऐसे मतलब अनंत बन जाता है। प्रतिबिंब क्या होता है? एक ही को वस्तु है उसका बहुत सारा प्रतिबिंब अनंत बन जाता है। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछता है परीक्षा में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? तीसरा नंबर है, समतल दर्पण की मुख्य विशेषता को लिखे। इसको हम बोल सकते हैं समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है, तो उसका विशेषता हम लोग जान लेते हैं। समतल दर्पण, इसमें लिखा हुआ है, इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब उसका जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जितना बड़ा वस्तु उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होता है। उसके बाद दूसरा नंबर में है, देखो दूसरा नंबर में इसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा होता है। हाँ,
उसके बाद है तीसरा नंबर में, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। किधर बनता है? दर्पण के पीछे, आगे में नहीं बल्कि पीछे में बनता है। इसके बाद चौथा नंबर में है, इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक या आभासी होता है। समझ में आया? उसके बाद लास्ट है पांचवा नंबर में, इसका फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। कोई दिक्कत नहीं ना समझने में? चौथा नंबर में है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? क्या है? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आया? परिभाषा है। अब गोलीय दर्पण होता कैसा है वो बताते हैं। गोलगप्पा खाई है कभी? गोलगप्पा में क्या रहता है? बीच में खोखला रहता है, अंदर में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ चारों साइड से उसका बॉडी रहता है, अंदर में कैसा रहता है? खोखला। ये इस टाइप से रहता है, इस टाइप से। ये क्या है? गोलगप्पा है। अब जब गोलगप्पा को हम बीच से काट दिए तो आधा आधा खंड बच गया, आधा इधर आधा उधर। अब इसमें क्या होता है कि एक तरफ इसको इधर बगल रंग देते हैं और इसमें इधर बगल रंग देते हैं। तो यही क्या है? गोलीय दर्पण है। ये क्या है? गोलीय दर्पण है। समझ में आया? गोलीय दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अच्छा, ये गोलीय दर्पण में कितना भाग है? अगर बीच से काटेंगे तो दो दो भाग है ना, ये दोनों का नाम होता है। इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और इधर वाला को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण। अच्छा, इसको अवतल दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ है और इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। जिसका परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? समतल गोली नहीं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? पहला नंबर में अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। और दूसरा नंबर में था उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया? ये गोलीय दर्पण है। अब हम लोग बारी बारी से दोनों के बारे में जानेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। पांचवा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है। जिसका परावर्तक सतह क्या रहता है? धंसा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का एक और नाम है, इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अवतल दर्पण जो है ये प्रकाश की सभी किरणों को, प्रकाश का जितना भी किरण आता है उस सब को क्या करता है? एक ही बिंदु पर मोड़ देता है। एक ही बिंदु पर मोड़ देता है, बिंदुवत कर देता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये क्या अवतल दर्पण का चित्र है। अवतल दर्पण में ये बाहरी भाग है ना, ये बाहरी भाग को क्या किए हैं? क्या किया जाता है? इसको रंग दिया जाता है, रजतित कर दिया जाता है। रजतित करके क्या किया जाता है? अवतल दर्पण बनाया जाता है। इसका जो भीतरी भाग होता है वो धंसा रहता है, यही भाग इसका परावर्तक सतह होता है। इसी पर परावर्तन का क्रिया होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कांच के टुकड़े की बाहरी सतह को रजतित कर अवतल दर्पण बनाया जाता है। कोई पूछेगा अवतल दर्पण। छठा नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? क्या है? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? इसका परिभाषा होगा, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा रहता है। उभरा का मतलब क्या? निकलल रहता है, उठल रहता है, उसी को हम लोग उभरा कहते हैं। उभरा रहता है उसी को क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण कहा जाता है। समझ में आया? उत्तल दर्पण का एक और नाम है अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी। अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की सभी किरणों को फैला देता है।
प्रकाश का जितना भी किरण होता है उसको ये क्या करता है, फैला देता है। इसीलिए इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है। अभी देख यहाँ पे क्या है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में भीतर वाला जो भाग है इसको रंगा गया है, रचित किया गया है, और उठा हुआ जो भाग है वो क्या, प्लेन है। तो इसीलिए ये उभरा हुआ भाग इसका परावर्तक सतह हुआ, और भीतर वाला को क्या किया गया, रंगा गया। तो इसीलिए कहते क्या है, मेन पॉइंट इसका, कांच के टुकड़े की भीतरी सतह को, जो यहाँ पे है उसी को क्या किया गया, लिखा गया है, कांच के टुकड़े की भीतरी सतह को रचित कर उत्तल दर्पण बनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें कहता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। अब इसमें क्या होता है कि एग्जाम में कभी कभी अंतर पूछता है, कहता है अंतर लिखिए। तो अंतर जब भी पूछेगा तो इसी टाइप से लिखना है। क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ क्या करना है, अवतल दर्पण, और एक तरफ उत्तल दर्पण, और बीच से लाइन खींच देना है, ठीक है। और इसी तरह से लिखना है। पहला अंतर में अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है, और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। दूसरा है इसे मतलब किसको, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। और दूसरा नंबर में है उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसलिए लिखिए इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तीसरा नंबर में इसका मुख्य फोकस वास्तविक होता है, यानी अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो वास्तव में दिखाई देता है, लेकिन इसका मुख्य फोकस काल्पनिक रहता है, रियल में नहीं रहता है। समझ में आया। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस काल्पनिक होता है या आभासी होता है। चौथा नंबर में है इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक। तो इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण में दोनों बनता है, काल्पनिक भी और वास्तविक भी, दोनों प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें केवल उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब। इसके बाद 5वां अंतर है इसका फोकस दूरी। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी f जो होता है, f वो ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस, यानी ऋणात्मक होता है। और इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, प्लस होता है। समझ में आया। तो यही 5 क्या था, अंतर था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग जानेंगे दर्पण में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ठीक है। ये क्या है, दर्पण है। क्या है, दर्पण है। ये दर्पण जो है, दर्पण के बीच में एक भाग होता है, बीच में। तो दर्पण के बीच वाला भाग को हम लोग पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल मतलब ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसके बाद इसके यहाँ पे क्या होता है, ये दर्पण है, दर्पण में यहाँ पे फोकस होता है, और यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र। और ये सीधा लाइन जो गया है, ये लाइन, इस लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। समझ में आया। ये दर्पण का भाग है, बिंदु है, ये सब के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। बारी बारी से पहले ध्रुव पढ़ेंगे, मुख्य फोकस पढ़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या पर कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, यानी इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत नहीं। ये वक्रता केंद्र हुआ, ये वक्रता त्रिज्या, और ये मुख्य फोकस है। ये क्या है, मुख्य फोकस है। तो यही सब के बारे में क्या करेंगे, अब जानेंगे, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल है। हाँ, इसका आंसर होगा गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। अब यहाँ पे समझना है, ये क्या है, ये गोलीय दर्पण है। ये क्या है, गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के बीच वाला जो बिंदु है, इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। इसे P से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। समझ में आया, ध्रुव। अगला क्वेश्चन है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इंग्लिश में इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये क्या है, आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण क्या था, एक खोखला गोला का भाग था।
तो खोखला गोला, गोला कोई भी हो बीच में एक सेंटर रहता है, बीच में एक केंद्र होता है। क्या होता है? बीच में केंद्र होता है। तो ये दर्पण जो है, दर्पण, इस दर्पण का भी तो केंद्र होगा, क्योंकि ये खोखला गोला का ही भाग है। तो इसीलिए दर्पण का जो केंद्र है, इसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे प्रायः सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को क्या चीज से सूचित किया जाता है? सी से सूचित किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? आंसर होगा गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण का ये ध्रुव है, क्या है? ये ध्रुव, और ये क्या है? वक्रता केंद्र है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के ये बीच वाला जो दूरी है, इसी बीच वाला दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे आर से सूचित किया जाता है। लिखा हुआ है इसे प्रायः आर से सूचित किया जाता है। क्लियर? देखो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या है? प्रधान अक्ष इसको बोलते हैं। प्रधान अक्ष इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इसका परिभाषा हो जाएगा दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी दर्पण का ध्रुव का मतलब है ये क्या है? ये गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण के बीच में जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र को हम लोग सी से व्यक्त करते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो एक रेखा है, सरल रेखा, इसी रेखा का नाम क्या है? मुख्य अक्ष है। यही क्या है? मुख्य अक्ष। समझ में आया? यही मुख्य अक्ष है। अगला क्वेश्चन है दर्पण का मुख्य फोकस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? इसका आंसर क्या होगा? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर संसरित होती है, संसरित मतलब जिस बिंदु पर पड़ती है या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। किसे करते हैं? कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है और ये दर्पण पर पड़ी। दर्पण पर पड़ने के बाद दर्पण से इसका परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है, तो यही क्या है? मुख्य फोकस है। यही क्या है? अरे क्या बात कर रहा है? समझ में आया? मुख्य फोकस। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, फोकस दूरी क्या है? इंग्लिश में फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे प्रायः स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। स्मॉल एफ है उसे सूचित किया जाता है, छोटा एफ से सूचित किया जाता है। यहाँ पे देखो ये क्या है? मुख्य फोकस है, और ये क्या है? ध्रुव है। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। समझ में आया? यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।